Welcome back. Let's cut straight to the Health Ministry briefing where the Health Secretary is addressing the media. The vaccine on these variants, and as soon as we have the results, we will present it to you without hesitation. HSTI की तरफ से एक अच्छी स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये दर्शाया गया था कि कोविशील्ड के बाद में एंटीबॉडीज कैसे रहती हैं, टी सेल फंक्शन क्या होता है, जो काफ़ी हद तक रीअश्योर करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेल्टा. तो ये स्टडीज़ भी हैं एंड आई एम अवेयर दैट सम एकेडमिक ग्रुप्स आर आल्सो परस्यूइंग सच स्टडीज़, also looking at status of waning immunity with both the vaccines. So ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, वो सब उसके ऊपर सारी नज़र है, उस काम को तेज़ करने के लिए भी एफर्ट्स हो रहे हैं. इसीलिए हमने कहा है कि ये एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर है. जिस डॉक्यूमेंट को अभी कहा गया था WHO का, वो ये भी कहते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग बूस्टर डोजेज शुड बी फर्मली एविडेंस ड्रिवन. और वही डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि देयर इज नो ब्लैंकेट जनरल. WHO is currently not recommending the general vaccination of children. तो पूरी टोटलिटी में देखिए एक उसी फ्रेमवर्क से ड्रिवन बाय साइंस and driven by science that is applicable to our situation, driven by science which is applicable to our vaccines. What you read largely is about different platform vaccines in different settings with different profile of their comorbidities and age profiles in some ways. So it has to be evidence driven, and remember, India's science is very strong. India has top scientists. Our laboratories, our clinical researchers and biomedical researchers have tremendous insights. This is क्योंकि ये अब इमर्ज हो रहा है, तेजी से बदलता है, इसके पैरामीटर्स बदल रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड उसी चलते चलते करना पड़ रहा है नेक्स्ट स्टेज पे. और जैसे अभी बताया गया कि देयर आर द इंटेंस एफर्ट्स टू कल्चर द वायरस, और एक बार होता है तो टेस्ट करेंगे वैक्सीन को. इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञात है कि जो वैक्सीन की कंपनीज हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए एकेडमिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने वैक्सीन्स को और लेबोरेटरीज में जहां कल्चर हुआ है वहां भी भेजने की कोशिश की हुई है. हो सकता है वहां से इंफॉर्मेशन आए. तो इन हफ्तों में जो दुनिया भर में जितनी साइंस आगे बढ़ पाई है उसमें ही डिफिकल्टी है. ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस थोड़ा मुश्किल है कल्चर करने के लिए, टाइम लगता है. उन कल्चर सेम कल्चर जिसमें पुराने वेरिएंट्स अच्छी तरह से पैदा हो रहे थे उसमें severe understanding, but be rest assured that the decision for adolescent pediatric vaccination as well as for additional dose or booster dose, as the case may be, will be taken, but based on scientific principles and based on the overarching interest of people of India. Friends, it is requested that everybody ask one single question because you are eating away into the time of the other correspondent, and repetition may not be done because the same thing is asked again and again. So kindly ask, I request you to ask one single question, then we can proceed ahead and more of you will be covered that way. Okay? That's my request to you. Okay? 32. सर, आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से. भूषण साहब से सवाल है, राजेश भूषण साहब से. देखा यह गया कि अगर सेकंड वेव की बात करें उस समय भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थे और अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है, खासतौर पे विदेशों से आने वाले लोगों के लिए. क्या आपको लगता है कि ये समय आ चुका है कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए और खासतौर पे जो फ्लाइट्स हैं वहाँ से जो आ रही हैं, चूंकि अभी बबल सिस्टम चल रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज से? देखिए, मैं पहले बताता हूं कि WHO ने इस बारे में क्या कहा है और फिर बताऊंगा कि हमने अपने देश में क्या किया. WHO की गाइडेंस ये कहती है कि मेंबर कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रैवल को एविडेंस और रिस्क दो एलिमेंट्स के आधार पर रेगुलेट करना चाहिए. WHO has not favored blanket ban of international travel. So this is WHO's position. What is it that we have done? हमने क्या किया है अपने देश में? हमने इंटरनेशनल ट्रैवल की गाइडलाइंस में संशोधन किए जो 1 दिसंबर से प्रभावी हुए. हमने ये कहा कि देश 2 श्रेणियों में रखे जाएंगे, एट रिस्क कंट्रीज एंड नॉट एट रिस्क कंट्रीज. एट रिस्क वो देश थे जहां या तो सामान्य रूप से कोविड की संख्या बढ़ रही है और फैलाव बढ़ रहा है, या ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है. और नॉट एट रिस्क वो देश थे
जो इसमें नहीं शामिल होते। दोनों देशों से आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों को ये परामर्श है कि वो फ्लाइट में चढ़ने के 72 घंटे पहले अपने को आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं, और वो नेगेटिव टेस्ट होता है उसको फिर एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करें और फ्लाइट को बोर्ड करें। जब हमारे देश में वो डिसएम्बार्क करते हैं तो जो एट रिस्क देशों से आ रहे हैं वो पुनः आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं, और जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाता तो वो एयरपोर्ट के होल्डिंग एरिया में रहें। यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाएं। अलग अलग राज्यों ने इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की अलग अलग व्यवस्था की है, और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए ताकि पता चले कि वो ओमिक्रॉन है कि नहीं। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो वो अपने घर जा सकते हैं, अपने को 7 दिन घर में होम क्वारंटाइन में रखें और 8वें दिन अपना टेस्ट करें। तो ये निर्देश हमने दिए हैं। जो नॉन एट रिस्क देशों से आ रहे हैं उनके लिए हम सैंपल चेकिंग करते हैं। 2% पैसेंजर्स आर सब्जेक्टेड टू ए सैम्पलिंग एट द एयरपोर्ट, एंड once they give their sample they can go, we don't hold them, and based on their sample results and subsequent genome sequencing, if required, further action is taken. 105. सर, री इन्फेक्शन के केसेस का स्टेटस क्या है और उनमें किस तरह का सिम्टम देखा गया है? क्या हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं कि कितने लोगों को हुआ है री इन्फेक्शन? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक चीज़ होती है जो वैक्सीनेशन के बाद होता है, उसका हम लोग सारा डेटा एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ 134 करोड़ 40 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं और करीब 70 करोड़ हमारे पास टेस्टिंग का डेटा है। दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है और उससे देखा जाएगा कितने % है। बट टोटल जैसे हम लोग के देश में अभी केसेस ही बहुत कम हो रहे हैं, 5000 6000 7000 केस रोज हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होएगा वेस्टर्न कंट्रीज के बराबर, मगर जैसे ही डेटा आएगा वो भी आपको दिया जाएगा। 175. वैक्सीनेशन के बाद जो कहते हैं उसे ब्रेक थ्रू दे दीजिए। 175. मेरा सवाल राजेश सर से है। सर, दिस इज तरुण कालरा फ्रॉम टोटल टीवी। सर, मेरा सवाल ये है कि कई महीनों से हम सुन रहे थे कि इस साल के अंत तक हम ज़्यादातर वयस्क आबादी को टीकाकरण कर लेंगे। क्या कमी रह गई रफ्तार में, और फिर नया बेंचमार्क क्या है कि इस डेट तक हम ज़्यादातर आबादी को, वयस्क आबादी को वैक्सीनेट कर पाएंगे? मैं 2 चीज़ें संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। अधिकांश जानकारी हमने अपने प्रेजेंटेशन में दी थी, संभवतः आप बाद में आए होंगे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन क्योंकि आर्काइव्स में उपलब्ध होते हैं तो आप उसको देखें। हमारे देश की आबादी आप जानते हैं, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 89% लोगों को एक टीका लग जाना और उतनी ही बड़ी तादाद में 61% लोगों को दोनों टीके लग जाना छोटी उपलब्धि नहीं है। हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और उन हालातों को एप्रिशिएट करना चाहिए जहां पहाड़ में रहने वाले लोग, समुद्र तट पर रहने वाले लोग, रेगिस्तान में रहने वाले लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, उनको डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चिंता के कौन से इलाके हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए। उस चिंता को एड्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। एक और चीज जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये पूरा कार्यक्रम वॉलंटरी वैक्सीनेशन का है, ये कार्यक्रम मैंडेटरी वैक्सीनेशन नहीं है। धन्यवाद। 121. सर, जैसे कि बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में खासतौर पर जो इन्फेक्शन का केसेस ओमिक्रॉन का आया है, अभी तक उसमें कितने बच्चे हैं, किस तरह के सिम्टम्स है, और क्या नई तरह की गाइडलाइंस अब स्कूल्स को दी जाएंगी? अभी कोई बहुत डेटा इतना नहीं है विश्व में भी जो कि बता सके कि बच्चों में कोई अलग बिहेवियर है कि नहीं है। कुछ देशों में ये आया है कि बच्चों को इन्वॉल्व करता है। वैसे तो डेल्टा भी कर रहा था, उसके पहले वाला वायरस भी कर रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बच्चों के प्रति इसका कोई खास लगाव है ऐसा भी कोई दिखने में नहीं आया। तो उस तरफ हमें अभी नहीं जाना चाहिए। हमें ये लेकर चलना चाहिए कि children have been part and parcel of the transmission chain and infection due to SARS-CoV-2 in general, and therefore
that should be factored in when any decisions are taken for epidemiology, etc. Also keeping in mind that we have consistently learned that the disease is minimal, negligible, and hardly ever serious in children. So I think that overarching message and understanding still very much stays in that shape. Thank you. Number 4. मैं संदीप हूं वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि यूके ने जो स्टडी किया उसमें देखा गया कि घर के अंदर और जो कोविड संस्पर्श में आता है उनको ओमिक्रॉन पाया जा रहा है, उनमें से ओमिक्रॉन पाया जा रहा है। तो घर के अंदर क्यों हो रहा है, ये अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करे तो। और मुझे लगता है कि आप उस बात को समझ नहीं पाए। हाँ। डॉक्टर पॉल भी बताएंगे, लेकिन मैं संक्षेप में ये बताता हूँ कि वो स्टडी का फोकस होम कॉन्टैक्ट्स और वर्क प्लेस कॉन्टैक्ट्स था। यानी जो सैंपल ग्रुप था जिसपे वो स्टडी की गई थी वो घर के आपके और लोग, मान लीजिए कि अगर भगवान न करे आप पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से, तो आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर क्या कैसे फैलता है, कितनी जल्दी फैलता है, और जहां भी आप काम करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पर जो आपके कॉलीग्स हैं उनमें कैसे फैलता है, किस रफ्तार से, ये स्टडी थी। ओके। और इज देयर एनी चांस फॉर ओवरऑल थर्ड वेव? That was the health secretary talking on the country's preparedness ahead of the growing cases of Omicron and also the COVID positive cases. And with that, we're slipping to a very, very short break here on Mirror Now.